अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो मैं मान लेता हूँ कि आप इस वॉयलेंस के प्रति धीमे धीमे इसी पर आकर्षित हो रहे हो। मैं भी मानता हूँ कि कुछ तो बात है इस वॉयलेंस में जो सबका उठाती है पीपी, जो हम सबको क्रेजी बना देती है। कुछ तो खास है इस वॉयलेंस में जो हम सबको उसके प्रति आकर्षित कर लेती है, चाहे वो उसके सर फोड़ने वाले सीन्स हो, खून के पिचकारी हो, या फिर द बॉयज के अनएक्सपेक्टेड सीन्स हो, या फिर कहो कि ऐसे सीन्स जो हम अकेले देखने में प्रेफर करते हैं। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? पहले आजकल तो बच्चे भी 18+ होने का दावा करते हैं, आप तो समझ ही गए होगे। यार वापस मुद्दे पे आते हैं, जो चीज़ अजीब होती है वो दिल में किसी कोने को पसंद आती है, वो ऐसे सीन्स को देखने की और कोशिश करता है। हम बात कर रहे हैं उन सीन्स के बारे में जिन्हें आप कलेक्टिवली पॉइंट आउट किया जाए तो वो वॉयलेंस कैटेगरी में आते हैं। तो चाहे कैसी भी हो, कितनी भी वाइल्ड हो, कितनी भी घोर हो, चाहे वो गले के हालत तक आ जाए, वो आंखों को दर्द से आंसू भी क्यों ना निकाले, पर दिल मांगे मोर, क्योंकि दिल तो अभी बच्चा है जी। तो शुरू करते हैं, बिना डगमगाए सीधा पॉइंट पे आते हैं कि यदि आप पॉप कल्चर में दिलचस्पी रखते हो और यदि अपने आयरन मैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन, मार्वल, डीसी की मूवीज को देखी है तो आपने नोटिस तो किया ही होगा कि सुपर हीरो जनर का टेस्ट काफी ज्यादा बदल चुका है। जैसे पहले हम सुपरमैन, स्पाइडरमैन की क्लीन PG-13 एक्शन मूवीज को देख के प्रभावित होते थे, और आज हम द बॉयज, डेडपुल, इनविंसिबल की ब्लड सूट खून में भीगी हुई मूवीज को देखकर एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस सडन शिफ्ट का रीजन क्या है? मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसका रीजन आप खुद हो। किसी भी मूवी को खास क्या बनाता है? उसकी स्टोरी, उसके कैरेक्टर्स, उसकी डायरेक्शन, डेफिनेटली। लेकिन यहाँ वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है एक्शन की। एक्शन एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी भी मूवी को या तो सातवें आसमान तक ले जा सकता है या फिर जमीन पे पटका सकता है। इसके मिस यूज, अंडर यूज या फिर ओवर यूज से कौन सी भी फिल्म डगमगा जाती है। एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि वॉयलेंस या कहो एक्शन सिर्फ फिलर नहीं है जो दो सीन्स को सिर्फ जोड़ने का काम करे, या फिर कहो कि ऑडियंस बोर ना हो जाए इसलिए 20-25 मिनट के बाद एक एक्शन सीन डाल दे। ना 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 ना, ऐसा नहीं चलता। इसे तो ऑडियंस और बोर हो जाती है। वॉयलेंस एक स्टोरी टेलिंग टूल है। इसे अगर थॉटफुली और इफेक्टिवली यूज किया जाए तो ये कैरेक्टर डेवलपमेंट का एक पावरफुल मीडियम बन सकता है। लेकिन अगर सिर्फ शॉक एलिमेंट या फिर कहो कि टाइम पास के लिए यूज किया जाए तो इसका इम्पैक्ट वही ऑन द स्पॉट खत्म हो जाता है। चाहे आप जॉन विक, मैड मैक्स, फ्यूरी रोड की बात क्यों ना करो, इन मूवीज में एक्शन सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बल्कि स्टोरी को आगे बढ़ाने, उसके कैरेक्टर्स को डेप्थ में एक्सप्लोर करने के लिए ऐड किया है। जॉन विक तो देखी ही होगी, अगर नहीं तो पता नहीं आप कौन से दुनिया में जी रहे हो या फिर कौन से नशे करते हो। अगर देखी हो तो आपको पता होगा कि इसका प्रीमाइस बहुत सिंपल था। एक रिटायर्ड असैसिन अपने डॉग के मर्डर का बदला लेने निकलता है, लेकिन इसके एक्शन सीन सिर्फ रिवेंज तक लिमिटेड नहीं है। हर फाइट सीक्वेंस के साथ जॉन विक के पास्ट, उसके इमोशंस, उसके रिलेंटलेस डिटर्मिनेशन को दिखाता है। यह एक्शन इसकी नैरेटिव का एक हिस्सा बन जाता है, इसके नैरेटिव स्टाइल का एक हिस्सा बन जाता है, और आपको प्रोटैगनिस्ट यानी अपने जॉन विक के साथ एक इमोशनल कनेक्शन फील होता है। फिर आती है मैड मैक्स फ्यूरी रोड। ये पूरी मूवी एक हाई ऑक्टेन चेस सीक्वेंस है, लेकिन इसका एक्शन वर्ल्ड बिल्डिंग का एक इंटीग्रल पार्ट है। हर एक्सप्लोजन, हर कार क्रैश, हर स्टंट एक बात बताता है, ये दुनिया कितनी ब्रूटल, अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस है। यह वॉयलेंस और एक्शन सिर्फ स्पेक्टेकल नहीं है, एक जरिया है स्टोरी के थीम्स को एक्सप्लोर करने का। इन सभी मूवीज का एक कॉमन थ्रेड है कि एक्शन यहाँ कोई फिलर नहीं है बल्कि केयरफुली क्राफ्टेड टूल है जो कहानी को और इम्पैक्टफुल बनाती है। वापस अपने सुपर हीरो ट्रैक पे आते हैं कि पहले सुपर हीरो जोनर का गोल क्या था? होप देना, एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना और एक एस्केपिस्ट दुनिया दिखाना। लेकिन जैसे जैसे ऑडियंस मैच्योर होती गई उनका टेस्ट भी इवॉल्व होता गया। अब एक क्लीन PG-13 सुपर हीरो फाइट उनको सेटिस्फाई नहीं करती, क्योंकि दुनिया खुद एक कॉम्प्लेक्स और वायलेंट जगह बन चुकी है। अब बात सुपर हीरोज की निकल ही चुकी है तो शुरू करते हैं। 2008 एक ऐसा साल जिसने ना ही हमें आयरन मैन और डार्क नाइट जैसी मूवीज दी थी बल्कि एक पूरी कम्युनिटी प्रोवाइड करी थी, जिसमें न जाने हमें क्या क्या देखने को मिला और क्या क्या देखने को मिला। और अब फास्ट फॉरवर्ड करें, दिस इज व्हाट वी गॉट, प्रेडिक्टेबल और क्रीन सुपर हीरोज। अब इनके बारे में बात ही क्या करने। और फिर आते हैं द बॉयज और इनविंसिबल, जो एक इंसेन लेवल का वायलेंस और वल्गैरिटी लेकर आते हैं। आप इन शोज को ऐसे देखिए, ये दोनों क्लास के ऐसे बैक बेंचर्स हैं जो पूरे के पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करते, पूरे क्लास को डिफाइन करते। ये दिखने में तो बाकी बच्चों की तरह सुशील बनते हैं, पर इनकी हरामीपन और कमीनापन
अपरंपार लेवल की है। इसी वजह से तो बाकी सारे सुंदर और अच्छी लड़कियों उनको अपने साथ लेके जाते हैं और टीचर्स पे भी अपनी छाप छोड़ जाते हैं। वेल, ये तो बस एक एग्जांपल था जहाँ लड़कियां और टीचर्स हम ऑडियंस को दर्शाती है कि कैसे ये दोनों शोज हम पर छाप छोड़ जाते हैं। खैर, अब बात करें साइकोलॉजी की कि क्यों ये वायलेंस ज़रूरी लगती है। जब हम एक परफेक्ट सुपर हीरो को देखते हैं जो कभी फेल नहीं होता तो वो हमें अनरियलिस्टिक लगता है, लेकिन वही जब कोई इम्परफेक्ट होता है और उसका वर्ल्ड ब्रूटल और केओटिक दिखाया जाता है तो हम उसकी इमोशंस और उसके स्ट्रगल्स के साथ कनेक्ट कर बैठते हैं। यहाँ और एक बात कहना चाहूँगा कि कोई परफेक्टली क्लियर नहीं होता गुड वर्सेस इविल में। देयर इज नेवर क्लियर स्ट्रेट लाइन डिफरेंशिएटिंग गुड एंड इविल, देयर इज ऑलवेज अ ब्लड लाइन। इनविंसिबल का एग्जांपल ले लो। मार्क ग्रेसन जो खुद एक हाफ एलियन सुपर हीरो है, उसका एक सीन याद करो जब उसका खुद का बाप ओमनी मैन उसे लिटरली ऑलमोस्ट मार ही देता है। वो वायलेंस वहाँ अननेसेसरी नहीं लगता क्योंकि उस स्टोरी के इमोशनल इम्पैक्ट को एम्पलीफाई करती है। अब आप खुद ही सोचना, इंसानी लड़ाई में खून निकलता है तो उन फाइट्स में क्या होगा जहाँ सुपर हीरोज खुद लड़ रहे हो? ऑफ कोर्स खून तो बहेगा। जैसे कंपैरिजन में उतरे तो आपने फर्ग्यूसन वर्सेस पेटिस का वो यूएफसी फाइट तो देखा ही होगा, जहाँ से कुछ पंचेस, किक्स और हैंड टू हैंड फाइट्स में खून की नदियां बहती है। तो उन सुपर हीरो फाइट्स में क्या होगा जिनके बीच डिस्टिंक्शन चल रहा हो? ऑफ कोर्स खून तो बहेगा, सर तो फटेगा। और तब की बात अलग थी जहाँ सुपर हीरोज लड़ना अवॉइड करते थे, जहाँ ज्यादातर प्रॉब्लम्स को वो बातचीत से खत्म करते थे। लेकिन आज के सुपर हीरोज एक ब्रांड बन चुके हैं जहाँ छोटी चीजों पर अपनी संतुलन खो बैठते। मानो ऐसा लगता है कि कहीं शक्ति प्रदर्शन ही चल रहा है। जहाँ फिर बात करें कंपैरिजन की तो आपने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर तो देखी ही होगी, जहाँ हॉकाई जैसा मामूली इंसान उन सुपर हीरो से लड़ता है जो लिटरली थैनोस को 2 टुकड़े में बांट सकते हैं। और रिजल्ट क्या रहा? कुछ नहीं, उसे खरोच तक नहीं आई। खैर, हम हालात भी ऐसे थे कि उन्हें उन सुपर ह्यूमंस को मारना भी नहीं था। पर अगर यही कुछ द बॉयज या फिर इनविंसिबल में दिखाया जाता है तो बवाल हो जाता। या इनविंसिबल में ये सब कुछ दिखाया भी जाता है। खैर, वो तो कुछ ज्यादा ही ब्रूटल था। अब इस अनरियलिस्टिक परफेक्शन वर्सेस रियलिस्टिक इम्परफेक्शन के बारे में मैं और बात करना चाहता हूँ, पर किसी और वीडियो में फॉर श्योर, वरना ये वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी और टॉपिक से ऑफ रख जाएगी। बट फॉर श्योर मैं इसके बारे में एक वीडियो जरूर लाऊंगा और ये डिपेंड आप पे करता है कि आप इस वीडियो को कितना पसंद करते हो। कॉन्सिक्वेंसेस, वेल, इसके ऊपर तो एक पूरा अक्का डेडिकेटेड वीडियो बन सकता है और ये वॉयलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। वेल, इसके बारे में बात करें इसे समझने के लिए क्यों ना हम 1-2 एग्जांपल्स ले ले। अपने मैन ऑफ स्टील तो देखी होगी। वेल, अगर आपने उसके आखिरी फाइट को देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये परफेक्ट फाइट सीक्वेंस है या फिर कहो कि परफेक्ट एक्शन सीक्वेंस है। दोनों प्रोटैगनिस्ट और एंटागोनिस्ट अपने अपने मोटिव से क्लियर है, दोनों अपनी जगह करेक्ट है, दोनों के बीच के पावर लेवल्स भी लगभग सेम ही है। और ये फाइट देखने में इंटरेस्टिंग तब बन जाती है जब हमें इसके कॉन्सिक्वेंसेस दिखाए जाते हैं। वो न्यूक्लियर प्लांट में क्रैश होना, वो हवा में लड़ते वक्त बिल्डिंग से क्रैश होना, वो डैमेज, वो मेट्रोपोलिस का शमशान बन जाना, वो डिस्ट्रक्शन इसे और रियलिस्टिक बनाता है। वो महसूस होता है कि लड़ाई इंसानों के बीच नहीं बल्कि भगवानों के बीच हो रही है। और वही बात करें इनविंसिबल की फाइट्स की तो तौबा तौबा, मानो ऐसा लगता है कि दोनों आंखें और दिमाग दोनों सुन पड़ गई हो कि मैंने क्या ही देख लिया। जहाँ स्पेसिफिक होकर बात करें तो मैं बात कर रहा हूँ ओमनी मैन और इनविंसिबल की फाइट्स के बारे में। जहाँ ओमनी मैन मार्क को जिंदा लाश बनाता है, वो उसे लिटरली जिंदा रहते रहते नर्क की दुनिया दिखाता है। जहाँ ज्यादातर लोगों ने इसे देखा ही होगा, पर उनके लिए जिन्होंने इसे नहीं देखा, मैं आपको शॉर्ट में इस सिनेरियो को समझाऊं तो टाइम मैन को ही देखें। तो सीरीज सीजन 1 के खत्म होने के कगार पर है और ओमनी मैन के इंटेंशंस के बारे में हमें पता चल जाता है और कि अब तक मार्क जिसे अपना आइडियल मानता था वो तो हैवान निकला। जहाँ उसे एक मिशन के लिए अर्थ पे भेज दिया जाता है जो वो अर्थ के डिफेंसेस को कमजोर करके उसे विल्ट्रम एम्पायर में शामिल किया जा सके। जहाँ वो मार्क को उसे अपने इस मिशन में शामिल होने के लिए मना रहा होता है, पर मार्क उसे साफ मना कर देता है। और फिर चालू होता है मौत का नंगा नाच, जहाँ ओमनी मैन इंसानों को कीड़े मकोड़ों की तरह मसल रहा होता है। मार्क को एक वेपन की तरह यूज करके इंसानों को बेरहमी से मारता है। और वही बात करें पावर लेवल्स की तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। खैर, ये तो कुछ ज्यादा ही ब्रूटल और डार्क था जो अननेसेसरी तो बिल्कुल भी नहीं लगता। आप इसे ऐसा समझो कि जितना बड़ा स्केल होगा डैमेज या फिर डिस्ट्रक्शन का, उतना ही ग्रैंड वो फाइट बन सकता है। जहाँ इससे मुझे याद आती है शेज़ैम की। सबने उस मूवी को देखा ही, मैं भी मानता हूँ कि पूरा अनफेयर हो जाएगा कि शेज़ैम को इन मूवीज या फिर सुपर हीरोज के साथ कंपेयर करना। जहाँ शेज़ैम अपनी जगह परफेक्ट है, ये मूवी स्पेशली बच्चों के लिए बनाई गई थी, पर फिर भी बस फाइट्स की बात करें कि क्यों ये ग्रैंड एफ्रिको की मेमोरेबल नहीं बन सका,
तो यहाँ भी बात आती है कॉन्सिक्वेंसेस की, जहाँ मैं कंपेयर तो करना नहीं चाहता पर फिर भी बस इसके फाइट्स में वो फील नहीं होता, वो इम्पैक्ट महसूस नहीं होता। जहाँ दोनों प्रोटैगनिस्ट और एंटेगोनिस्ट के पास उड़ने की पावर्स है पर फिर भी वो फील नहीं होता। जहाँ वही बात आती है ना कि जितना डिस्ट्रक्शन का स्केल बड़ा होगा तो इंटरेस्टिंग वो फाइट बन सकता है। अब इस पूरे सिनेरियो को एक दूसरे एंगल को भी देखते हैं, सटायर और रियलिज्म। जहाँ द बॉयज का मेन एजेंडा ही है कि सुपर हीरो जानर को सटायर करना। सुपर हीरोज जो पहले परफेक्ट बीइंग दिखाए जाते थे उन्हें फ्लॉड और डेंजरस दिखाना एक तरीका होता है जॉनर को क्रिटिक करने का। वही इनविंसिबल रियलिज्म को लेके आता है कि अगर एक इंसान की सुपर स्ट्रेंथ होती तो लोगों का क्या हाल होता। हर पंच हर ब्लास्ट के कॉन्सिक्वेंसेस दिखते थे। इस तरह से यह वॉयलेंस सिर्फ फिलर नहीं होती बल्कि एक नई मोड में स्टोरी को आगे लेके जाती है। ये वॉयलेंस का कल्चरल इम्पैक्ट भी है। आर रेटेड सुपर हीरो कंटेंट नए ऑडियंस को अट्रैक्ट कर लेती है जो ट्रेडिशनल टिपिकल सुपर हीरो स्टोरीज से बोर्ड हो चुकी है, और इसने नए नैरेटिव्स एक्सप्लोर करने का रास्ता खोला है, जैसे मॉरल एम्बिग्युइटी, करप्शन और पावर डायनामिक जैसे टॉपिक्स। लेकिन एक पॉइंट यहाँ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, हर जगह वॉयलेंस डालना ज़रूरी नहीं होता। अगर वॉयलेंस सिर्फ शॉक वैल्यू के लिए हो तो वो जल्दी बोर कर देता है। कंटेंट क्रिएटर्स को एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि वॉयलेंस तभी इम्पैक्टफुल होती है जब उसके पीछे एक सॉलिड स्टोरी या कहो कि सॉलिड इमोशनल वेट हो। द बॉयज और इनविंसिबल यही करते हैं। उनका वॉयलेंस ऑडियंस को अनकंफर्टेबल तो करता है लेकिन साथ ही वो कुछ मीनिंगफुल भी कम्युनिकेट करते हैं। आज हमने इस वीडियो से क्या सीखा? वॉयलेंस का इवोल्यूशन सुपर हीरो जॉनर में सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है बल्कि एक ज़रूरत बन चुकी है। ये हमें दिखाता है कि दुनिया जितनी कॉम्प्लेक्स और डेंजरस है, स्टोरी टेलिंग को भी उतना ही डायनामिक और मैच्योर होना पड़ेगा। जहाँ आज का वीडियो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर द बॉयज और इनविंसिबल पे फोकस करता है। इसका भी एक सॉलिड रीजन है, जहाँ ये दो ही ऐसे शोज है जिन्होंने सुपर हीरो जॉनर में वॉयलेंस को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गए। तो इन्होंने वॉयलेंस का एक बेंचमार्क सेट किया, और आज का वीडियो सुपर हीरो वॉयलेंस के बारे में ही है, तो आप समझ ही गए होंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या ये आर रेटेड वॉयलेंस जॉनर के लिए सही डायरेक्शन है या फिर हमने एस्केपिज्म और होप को कोई पीछे छोड़ दिया है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें, और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कुछ तो बातें को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।